नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ एक सिलसिला जो मैंने शुरू किया था करीब 3 महीने पहले, वो सिलसिला बिहार चुनाव के दौरान लगातार बाहर होने की वजह से टूट सा गया। बीच में दिवाली की छुट्टियां भी आई, लेकिन कोशिश करूंगा कि यह सिलसिला फिर से शुरू करूं। आज के अखबारों को पढ़ते हुए 2 खबर मुझे ऐसी दिखी जिस पर लगा कि मैं अपनी बात सबसे पहले कहूं। एक खबर है तबलीगी जमात के मुद्दे पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में रवैया। जिस ढंग से केंद्र सरकार ने 2 बार हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी जमात के कवरेज के मुद्दे पर टेलीविजन चैनलों को बचाने की कोशिश की, क्लीन चिट देने की कोशिश की और कहा कि टेलीविजन चैनलों ने न तो फेक न्यूज फैलाया, न सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, और टेलीविजन चैनलों का कवरेज बहुत अच्छा रहा अगर सरकार की तरफ से माने तो। और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, और कल तो यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया केंद्र के हलफनामे के जवाब में, यहां तक कह दिया कि अगर आप फेक न्यूज पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई नियामक नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो बता दीजिए, हम कंट्रोल करने के लिए या हम उसको रेगुलेट करने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को हायर कर सकते हैं या बाहरी एजेंसी को यह काम दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। क्यों कही है? क्योंकि तबलीगी जमात के मुद्दे पर जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट में बार बार केंद्र सरकार, मोदी सरकार न्यूज चैनलों के पक्ष में कवच बनकर खड़ी हो रही है और बार बार यह कह रही है कि तबलीगी जमात के कवरेज के दौरान चैनलों की भूमिका में कोई खामी नहीं थी। उसी का नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में यह कहना पड़ा। खबर क्या है दोस्तों, शायद आपको पता होगी, लेकिन मैं थोड़े तफसील से बताता हूं, एक बैकग्राउंड के साथ भी। आखिर ऐसी क्या वजह है कि केंद्र सरकार जब जब सुप्रीम कोर्ट में जब जब न्यूज चैनल के कवरेज पर सवाल उठता है, चाहे सुदर्शन टीवी का मामला हो, चाहे अर्नब गोस्वामी के चैनल का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों को, देश भर के मुसलमानों पर निशाना साधते हुए उस पूरे मामले को, कोरोना के मामले को सांप्रदायिक रंग देते हुए इस्लामिक जिहाद, कोरोना जिहाद जैसे नामों से टॉप बैंड लगाकर ऐसे प्रोग्राम्स बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने या सांप्रदायिक रंग देने या नफरत फैलाने की कोशिशें हुई। हम सब ने देखा है टेलीविजन चैनलों पर मार्च और अप्रैल में करीब करीब 2 महीने तक। और उसके बाद भी जब जमीयत उलेमाए हिंद और कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और टेलीविजन चैनलों के ऐसे कवरेज के खिलाफ अपील करते हैं, सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार खड़ी होकर कहती है, हलफनामा दाखिल करके कहती है, चैनलों ने ऐसा कुछ किया नहीं। और बार बार फटकार के बाद सरकार उसके बाद भी अर्नब गोस्वामियों जैसे के पक्ष में खड़ी नजर आती है। ऐसा क्यों? तो कल क्या हुआ? अखबारों की अगर सुर्खियों की बात करें, अमर उजाला ने पहले पन्ने पर लीड खबर छापी है, फर्जी खबरों पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनाए सरकार, नहीं तो बाहरी एजेंसी को सौंपेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्यों कहा, मैं बताता हूं बैकग्राउंड के साथ। यही खबर कई अखबारों की हेडलाइन है, द हिंदू की भी हेडलाइन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने पूछा है सरकार से, व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज, एससी आस्क्स गवर्नमेंट। यही लीड है द हिंदू की, और कई अखबारों में है, भास्कर में भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, सब अखबार में खबर है। लेकिन मैं बताता हूं कि उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ये बेशर्मी, ऐसे चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनके पक्ष में ये दलील देना कि उन्होंने कोई चूक नहीं की और डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाने का माहौल बनाना, इसके पीछे मंशा और मकसद क्या है। बार बार फटकार के बाद, यही भास्कर में भी खबर है, टीवी कंटेंट पर लगाम लगाए वरना ये काम बाहरी एजेंसी को दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और सीजीआई की बेंच ने कहा है, 3 सदस्यों की बेंच है। ये अलग अलग अखबारों में, हर अखबार में खबर है, मोटे तौर पर हिंदी अंग्रेजी हर अखबार में, एक्सप्रेस ने भी पहले पन्ने पर छापा है, हर अखबार ने ये खबर छापी। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति आई क्यों। पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने, और क्यों कहा, क्यों कहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1994 के हवाले से ये पूछा है, केंद्र सरकार को पूछा था जब तबलीगी जमात
से जुड़े कवरेज के दौरान सांप्रदायिक रंग देते हुए मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई गई तो रिट याचिकाएं दायर की गई और याचिकाओं के जवाब में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब मांगा तो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हलफनामा अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया वो एक निचले स्तर के नौकरशाह की तरफ से दिया गया, जिस पर केंद्र सरकार को तब भी फटकार लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे अधिक दुरुपयोग हाल के दिनों में हुआ है और फटकार लगाते हुए उस हलफनामे पर नाराजगी इतनी जाहिर की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि कहा था कि एक छोटे स्तर के अधिकारी से आप यह हलफनामा देते हैं और यह निर्लज्ज हलफनामा है, झूठा हलफनामा है। और ये ऐसी तल्ख टिप्पणियां तब भी सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में की थी। अस्पष्ट है, इसमें इस हलफनामे से कुछ नहीं पता चल रहा है कि आपकी मंशा क्या है, आपने क्या ऐसे मामलों में कार्रवाई की, क्या आपके पास अधिकार हैं ऐसे फेक न्यूज़, सांप्रदायिक खबरें या ऐसी जो नफरत वाली खबरें हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपके पास कोई अधिकार हैं, वो अधिकार हैं तो उनका इस्तेमाल किया, क्यों नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब हुई तब भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दोबारा जो हलफनामा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, उस हलफनामे में फिर यही कहा गया कि सबने कायदे कानून का पालन किया। पालन नहीं किया वो सोशल मीडिया के कुछ समूह थे और इसलिए सोशल मीडिया के जो ऐसे जो वेबसाइट्स हैं और कुछ प्लेटफॉर्म हैं और कुछ ऐसे हैंडल हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की, लेकिन चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये बड़ी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फेक न्यूज रोकने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, भारत सरकार के नुमाइंदे के तौर पर अदालत में थे। टीवी और वेब पर आने वाले ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए अगर कोई संस्था नहीं है तो बनाइए, और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए, हम बाहरी एजेंसी को दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपके हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं, इससे पता नहीं चलता कि केबल टीवी एक्ट के तहत आपने कोई कार्रवाई की है। हम जानना चाहते हैं कि आप केबल टीवी एक्ट का अनुपालन कैसे करवाते हैं, इस एक्ट के तहत क्या कार्रवाई हुई है और अगर कोई शिकायत मिली तो आप कैसे कार्रवाई करते हैं। ये सीजेआई ने तुषार मेहता को पूछा उस हलफनामे के बाद जो हलफनामा दूसरी बार केंद्र सरकार ने दिया। अब तीसरा हलफनामा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी। अब जरा सोचिए, तबलीगी जमात के वक्त, जिस वक्त कोरोना की एंट्री भारत में हुई, किस ढंग से करीब करीब 2 महीने तक कई चैनल्स, एक चैनल शामिल नहीं है, अर्नब गोस्वामी मुख्य कर्ता धर्ता और उनके जैसे और बहुत सारे एंकर और तमाम चैनल्स, उन चैनलों ने कैसे मुहिम चलाई मुसलमानों के खिलाफ, जमात की आड़ में मुस्लिम समाज के खिलाफ। और उस मुहिम के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर होती है, उस याचिका के बाद अगर पूछा जाता है तो सरकार को बजाय इसके मानने के कि ये हुआ और सरकार कुछ कार्रवाई करती, बार बार सरकार बचाव कर रही है। क्यों कर रही है और ये झूठ क्यों बोल रही है सरकार? इससे लगता नहीं कि ये सरकार अर्नब गोस्वामी या ऐसे तमाम एंकर और चैनल जो नफरत फैलाते हैं, जो जहर फैलाते हैं, जो सरकार के एजेंडे को साधने में मदद करते हैं, उनके साथ खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कल कहा, कल भी मैं इस पर वीडियो करना चाहता था परसों हलफनामे की खबर देखकर, लेकिन किसी व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन ये घोषित तथ्य है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले 29 विदेशी तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ हुए एफआईआर को रद्द करते हुए तब भी कहा था, साफ साफ अपने ऑर्डर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिखा था और कहा था कि तबलीगी जमात के बहाने एक धर्म विशेष को बलि का बकरा बनाया गया। प्रिंट मीडिया, मैं पढ़कर सुनाता हूं जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था, एफआईआर को रद्द करने के फैसले में लिखा था। और उसके बाद सरकार की बेशर्मी को सोचिए, और क्यों सरकार करती है भी सोचिए, और सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी अलग अलग क्यों होता है ये भी सोचने की जरूरत है। इस पर भी बात करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था, यह मामला 2 महीने पहले का है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति नलवाड़े ने अपने फैसले में लिखा। उस फैसले का अंश आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इस पर वीडियो मैंने 2 महीने पहले तब भी बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े स्तर पर मरकज दिल्ली में शामिल होने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और ऐसी तस्वीर बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।
इन विदेशियों का वस्तुतः उत्पीड़न किया गया। ये बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने अपने फैसले में लिखा है। और इसके अलावा क्या लिखा है? जब महामारी या विपत्ति आती है तब एक राजनीतिक सरकार बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है और हालात बताते हैं कि इस बात की संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। अब ये तो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी देखें। इस मामले में मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करूंगा कि बार बार सरकार जब झूठे हलफनामे दे रही है, दलीलों में झूठी बातें कर रही है, चैनलों का बचाव करने की कोशिश कर रही है, तब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाकर पूछता है कि आपके पास कार्रवाई के अधिकार हैं या नहीं है तो बताइए। अब यह मामला, इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, पहले एक बार समझ लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और यह हुआ क्यों। क्योंकि अप्रैल में, खासतौर से मार्च के आखिर में और अप्रैल में तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 2000 के करीब मुस्लिम आए थे और उस समय उन पर आरोप लगा कि वो लोग जानबूझकर एक जगह ठहरे, वहां कोरोना फैला और उसके बाद वो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में गए और अलग अलग हिस्सों में कोरोना फैलाने की साजिश की गई। और ये इस तरह से कहा गया, मुझे याद है कि अर्नब गोस्वामी चीख चीख कर अपने चैनल पर कहते थे कि भारत, उस समय इटली में सबसे अधिक कोरोना फैल रहा था, ये कहते थे भारत को इटली बनाने की साजिश है, भारत में कोरोना बम की तरह ये आए हैं, भारत में इस्लामिक बम है, कोरोना जिहाद कहा गया। कई दिन तक कोरोना जिहाद ट्रेंड करता रहा अप्रैल में और कई चैनल पर, और लगातार ऐसी मुहिम चली। क्या आज दिल्ली में मौतें हो रही है लगातार? कोरोना का तीसरा दौर, तीसरी लहर कहा जा रहा है, ये क्या तबलीगी जमात की वजह से है? और अगर ये सब उस दौर में हुआ जो सब यूट्यूब पर मौजूद है, सारे सबूत, सारी साजिशें, सारा एजेंडा, सारी मुहिम सब यूट्यूब पर मौजूद है, तो सरकार को उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, उनके खिलाफ जो केबल टीवी एक्ट में जो प्रावधान है उन प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सख्ती करने की बजाय सरकार झूठी बात हलफनामे में कह रही है और कह रही है ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सारी नज़र उनकी डिजिटल कंटेंट पर, डिजिटल मीडिया पर और कुछ सोशल हैंडल पर है, सोशल मीडिया हैंडल पर। ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल से भी बहुत फेक न्यूज़ फैलाया जाता है, कार्रवाई कीजिए, लेकिन क्या वहीं तक सीमित रहेंगे? जो सबसे बड़ी मछली है, जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, सबसे बड़ी मछली, उसको छोड़ रहे हैं, छोटी मछलियों को आप पकड़ रहे हैं। तो ये सरकार की नीयत पर सवाल है और साथ में ये कि अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या कहेगी। और अगर आप केंद्र सरकार के रवैये को देखें तो कोई पहली बार नहीं है। जब सुदर्शन टीवी के मामले पर, सुदर्शन टीवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाही जिहाद, यूपीएससी जिहाद के नाम से एक शो किया था, सीरीज किया था दरअसल, जिस सीरीज में सुप्रीम कोर्ट, सुदर्शन टीवी ने, माफ करिए, कहने की कोशिश की कि देश में यूपीएससी जिहाद हो रहा है, यूपीएससी में मुस्लिम्स एक साजिश के तहत यूपीएससी में बैकडोर से भर्ती हो रहे हैं, घुसपैठ हो रही, घुसपैठ नाम दिया था, तब भी याचिका दायर की गई, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। और सरकार ने पहली बार, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन टीवी के कंटेंट को कहीं गलत नहीं माना, एक तरह से माना कि टेलीकास्ट हो सकता है, और उसके बाद जबकि उसके पहले हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बार बार फटकार लगी, बार बार सुप्रीम कोर्ट, हालांकि डीवाई चंद्रचूड़, वही जज, उन्हीं की अध्यक्षता में वो पीठ सुनवाई कर रही थी, जिनकी अध्यक्षता में या जिनकी पीठ ने या जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को जमानत देते वक्त जो कहा, उस पर आगे बात करूंगा, जिस पर बहुत सवाल और बहुत बवाल है। लेकिन सुदर्शन टीवी की सुनवाई के वक्त भी केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने बार बार सुदर्शन टीवी का न सिर्फ बचाव किया, बल्कि यहां तक कहा कि टेलीविजन चैनल बहुत सही चल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया, तब भी पूछा गया था क्या टेलीविजन चैनल को रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था है, तब भी कहा कि टेलीविजन के लिए पर्याप्त नियामक है, सिर्फ डिजिटल मीडिया बेकाबू है, डिजिटल मीडिया आतंकवाद को फैला रहा है, नफरत को फैला रहा है, इसलिए डिजिटल मीडिया पर काबू करने और कंट्रोल करने की जरूरत है, ये तब भी कहा था। इसका मतलब सारी नज़र, सारी कोशिश सिर्फ डिजिटल मीडिया तक है, और इसलिए अभी डिजिटल मीडिया को लेकर कहा भी जा रहा है कि रेगुलेशन बनाने की तैयारी हो रही है। एक नोटिफिकेशन के जरिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के जिम्मे दे दिया गया, अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन चैनलों से सरकार को कोई दिक्कत नहीं, तब भी पता चला और अब फिर। और इस पूरे मामले में अगर देखेंगे ऐसे,
तो सरकार के पास केबल टीवी नेटवर्क एक्ट जो 1994 का है, उसके प्रावधान है नियम 6 में कि अगर कोई कंटेंट, कोई कार्यक्रम किसी धर्म, समुदाय या धार्मिक समूहों के प्रति अवमानना या सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है तो ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होने से रोके भी जाने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है? कब की है? ऐसी मिसालें अगर बीते 2 सालों में देखेंगे तो 50 ऐसी मिसालें हैं और दर्जन भर चैनल की, और ज्यादा अगर रीजनल जोड़ लें तो 50 चैनल के। लेकिन सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो सारे कंटेंट, सारे कार्यक्रम, सारे सोच सरकार या बीजेपी जिस ढंग से जो प्रोपेगेंडा चाहती है, उसी प्रोपेगेंडा के वाहक हैं वो सारे कार्यक्रम। इसलिए सरकार बचाव करती है, सुप्रीम कोर्ट में भी बचाव कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में इतनी फटकार के बाद अब इंतजार कर रहे हैं हम कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जो तीसरा हलफनामा देती है, दूसरा हलफनामा का ये हश्र है, पहले हलफनामे के वक्त भी फटकार है, अब तीसरे हलफनामे में क्या होता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। अब आते हैं जरा अर्नब के जमानत पर। कई बार सुप्रीम कोर्ट का रवैया समझ में नहीं आता। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है फर्जी खबरों के नियंत्रण के लिए तंत्र बनाए सरकार, नहीं तो हम किसी बाहरी एजेंसी को दे देंगे। सुदर्शन टीवी के कंटेंट पर सुनवाई के दौरान अगर जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि ये एक धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश है और हम किसी भी ढंग से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे अलाउ नहीं कर सकता है, और बहुत तल्ख और बहुत कड़ी प्रतिक्रिया तब भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने दी थी। लेकिन वही जब अर्नब गोस्वामी की जमानत की बात आती है तो आपात सुनवाई होती है और जमानत मिल जाती है आनन फानन में, जबकि उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले दर्ज हैं, गिरफ्तारी हो चुकी थी उस मामले में। न सिर्फ जमानत मिलती है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया जाता है कि अगर उनके विचार नहीं पसंद हैं तो आप उनके टेलीविजन मत देखिए, अगर उनके कंटेंट से, उनके विचार से दिक्कत है तो मत देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो फिर तो इन सारी चीजों में कहा जा सकता है मत देखिए। तो कई बार समझ में नहीं आती है, और तब भी पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, मत देखिए वाली बात अगर कहेंगे तो सीजीआई एक मोटरसाइकिल पर थे, स्टैंड पर मोटरसाइकिल थी, बिना हेलमेट के थे, और इसी तस्वीर के साथ कुछ ट्वीट किया प्रशांत भूषण ने, और उसके बाद अवमानना का मामला उनके खिलाफ चला और क्या हुआ, 1 रुपए की पेनल्टी पर कैसे छूटे आपको पता होगा। तो नहीं देखते ना सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं देखना चाहिए था, उन्होंने ट्वीट किया मत देखिए। जब आप कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी के विचारों से आपको दिक्कत है या उनके शोज से दिक्कत है, उनके चैनल से दिक्कत है, मत देखिए, तो वो ट्वीट नहीं देखिए। कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है मत देखिए, कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहा है मत देखिए, कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है मत देखिए, कोई चैनल चला रहा है मत सुनिए, कोई चैनल जहर बोल रहा है मत सुनिए, मत देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना, इस पर बहुत लानत मलामत हुई। कुणाल कामरा ने कई ट्वीट किए, उस ट्वीट के बाद कुणाल कामरा के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अनुमति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है, जिस पर एक वीडियो मैंने बनाया है। कुणाल कामरा भी यही कह रहा, मेरे ट्वीट मत देखो। कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा दिया। कई ऐसे ट्वीट में बहुत सवाल खड़े किए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर, सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर, सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीकों पर, और बार बार ट्वीट किया और कहा कि मत देखिए। और उसके बाद जब बात हुई कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा तो उन्होंने कहा मुझे सुनवाई के लिए बुलाइए, 20 घंटे मैं भी अपनी बात कोर्ट में कहना चाहता हूं, जैसे प्रशांत भूषण ने कहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया अलग अलग बेंच का अलग अलग समय, अलग अलग मामलों में थोड़ा अलग दिखता है। लेकिन अब बात आती है जो तबलीगी जमात के मुद्दे पर सरकार का रवैया है। पहली बात कि इसमें कोई शक नहीं कि सरकार अगर अपने अंकुश के साथ चंगुल में लेकर कोई नियामक बनाएगी तो चैनलों का हश्र बुरा हो सकता है, क्योंकि वहां भी सरकार का एजेंडा चलेगा। लेकिन कुछ सिस्टम तो बनाने की जरूरत है, कुछ सख्ती करने की तो जरूरत है। अगर लगता है कोई चैनल बेलगाम होकर देश में जहर बो रहा है, देश में नफरत की खाई चौड़ी कर रहा है, किसी धर्म पर हमला कर रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं तो कहूंगा उस कार्रवाई के लिए केवल टीवी नेटवर्क एक्ट जो है उसी में पर्याप्त प्रावधान है। तो उन प्रावधानों का इस्तेमाल केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? वो लाइसेंस रद्द कर सकती है, चैनल का टेलीकास्ट सस्पेंड कर सकती है 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। लेकिन करे तब ना। क्या ये करेगी सरकार? क्योंकि ये सारे चैनल के मालिक, चैनल के संपादक, चैनल के एंकर्स, ज़्यादातर
सारे मतलब जो उस तरह की मुहिम में शामिल है, कहीं न कहीं, या वो कंटेंट जिस पर किसी को एतराज है, वो कंटेंट सरकार की मंशा, सरकार का एजेंडा, सरकार जो चाहती है उसी के हिसाब से वो कंटेंट उनको सरकार की के एजेंडे को सूट करता है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ अब देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या कहती है, और जो तीसरा हलफनामा है उस पर क्या होता है। कल सीजेआई ने यह भी पूछा कि हमने पूछा था कि केबल टीवी अधिनियम से ऐसे मामलों को कैसे रोका जा सकता है, अब तक मिली शिकायतों पर क्या कार्रवाई की, लेकिन आपका जवाब दोनों मसलों पर कुछ नहीं कहता, बेहतर जवाब दाखिल करें। और इसी तरह से पीठ ने कहा कि टेलीविजन चैनलों पर जो कुछ दिखाया जाता है उसका देश पर असर पड़ता है, और तुषार मेहता को 3 हफ्ते में ये बताने के लिए कहा गया कि केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम के तहत क्या तंत्र उपलब्ध है। मैं जानता हूं, टेलीविजन में मैंने काम किया, वो तंत्र उपलब्ध है, वो प्रावधान हैं, और उन प्रावधानों का, अधिकारों का इस्तेमाल अगर सरकार करती है तो इन चैनलों पर अंकुश लग सकता है, उनके कंटेंट रोके जा सकते हैं, उन्हें खींचा जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन हो तब ना, सवाल ये। तो एक ये खबर है। एक दूसरी जो बड़ी खबर जो अखबारों में है वो लव जिहाद को लेकर है, कथित लव जिहाद। लव जिहाद मतलब अगर किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की तो बीजेपी उसे लव जिहाद मान लेती है। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा कि अगर 30-35 साल पहले ये लव जिहाद की परिभाषा होती तो बीजेपी में कई नेता ऐसे हैं जो लव जिहादी हैं, शाहनवाज हुसैन से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक। यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी जर्नलिस्ट है, सुब्रमण्यम स्वामी कट्टर हिंदूवादी हैं, उनकी बेटी जर्नलिस्ट है, और उनके दामाद सलमान हैदर जो पूर्व विदेश सचिव रहे हैं उनके बेटे हैं। तो अगर उस समय ये परिभाषाएं होती तो क्या होता, आप समझिए। फिलहाल लव जिहाद क्या है और क्यों है, और इस पर सवाल और इस पर कानून बनाने का मकसद बीजेपी का क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल फिलहाल ये हुआ है, जो आज खबर है अखबारों में, कि एमपी सरकार ने 5 साल की सज़ा के प्रावधान वाले कानून बनाने की तैयारी की है कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है, अगर धर्म परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति में 1 महीने पहले उन्हें डीएम को सूचना देनी होगी, और उसके बाद पीड़ित पक्ष की अगर शिकायत होती है, मतलब लड़की के माता पिता अगर शिकायत करते हैं, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गैर जमानती है, पुलिस से नहीं अदालत से जमानत मिलेगी, 5 साल की सजा का प्रावधान है, और अगर शिकायत सही पाई गई तो उस विवाह को खारिज भी किया जा सकता है। अब ये हर अखबार की हेडलाइन है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो पहली हेडलाइन बना दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन है, एमपी टू ब्रिंग लव जिहाद लॉ, 5 साल की सजा के साथ। यही भास्कर की हेडलाइन है, सेकेंड हेडलाइन है, लव जिहाद पर एमपी में 5 साल की सजा, हरियाणा में भी तैयारी। यही द हिंदू में भी पहले पन्ने पर छपी है खबर, और भी अखबारों में, हर अखबार में मोटे तौर पे हिंदी अंग्रेजी सारे अखबारों में खबर है। अब सवाल उठता है, 4 राज्यों में पहले से, अब एमपी को शामिल करें तो 5 राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं, 5 राज्यों में इसको लेकर कभी मुख्यमंत्री की तरफ से, कभी पार्टी की तरफ से, कभी सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से कहा गया है बीते कई महीनों के दौरान कि हम ऐसे कानून बनाएंगे लव जिहाद को रोकने के लिए। कथित तौर पर हर हिंदू लड़की, कोई भी हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से शादी करती है, इनके हिसाब से लव जिहाद हो जाता है, और उससे उनको बड़ी बेचैनी, गुस्सा और आक्रोश होता है। तो इसमें देखिए, अगर किसी को फंसाकर, ट्रैप में लेकर, किसी को क्या कहें, ब्लैकमेल करके, गलत तरीके से अगर कोई भी धर्म में कोई शादी करता है, वो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वहाँ तो धर्म मायने ही नहीं रखता। लेकिन यहाँ बीजेपी का एजेंडा कुछ और होता है, इसको शायद आप भी समझते हैं। अब इस मामले में हुआ ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो छापा है, पहले भी हरियाणा, असम और कर्नाटक सरकारों ने कहा है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे जिससे लव जिहाद को रोकें। लव जिहाद जब बोलते हैं, सिर्फ उसको इतना ही समझिए, इनको समस्या है कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से प्रेम विवाह भी कैसे कर सकता है, शादी कैसे कर सकता है। अब उसको आड़ और नाम लव जिहाद का दिया गया, लेकिन मामला यहाँ ज़रूर है, यहीं तक है। तो अब इसको समझिए, इसमें जिस ढंग से शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अब ये कानून ये है जो मैंने मोटे तौर पर आपको बताया,
और यूपी में भी पहले यह हो चुका है कि एसआईटी गठित करके कथित लव जिहाद के मामलों की जांच के आदेश योगी सरकार ने दिए हैं, जो कानपुर के आसपास हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं फेक आइडेंटिटी के साथ, अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, या कुछ फर्जीवाड़ा करके, या गलत ढंग से जाल में फंसाकर। अगर ये ऐसी शादी कोई भी करता है, वो लव जिहाद तो छोड़िए, कोई भी करता है, एक धर्म में करता है तो भी गलत है, लेकिन यहाँ उसको लव जिहाद कहकर आप हिंदू मुस्लिम के एजेंडा, जो हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का बहाना खोजने का जो तरीका है बीजेपी का, उसी का विस्तार है। और जब चुनाव आएगा, अभी 2 साल बाद, 1.5 साल बाद करीब चुनाव है यूपी में, बीते 3-4 महीने पहले यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम ऐसा कानून बनाएंगे। एमपी ने बना दिया, मतलब एमपी में भी अभी मसौदा तैयार हो रहा है, उसके बाद कैबिनेट में पास होगा, फिर विधानसभा में पास होगा। लेकिन ये कह दिया गया और ऐलान कर दिया गया, उसमें कानून में क्या हो सकता है ये भी आ गया। असम में भी, जो असम की सरकार है, असम की सरकार की तरफ से ये बात लगातार कही गई है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब लव जिहाद होता है? अगर किसी सरिता नाम की लड़की ने किसी सलमान से शादी कर ली, दोनों ने रजामंदी से शादी कर ली, तो इसमें लव जिहाद कहां से हो गया? और अगर मर्जी से धर्म परिवर्तन भी कर लिया, मर्जी से, दोनों की सहमति से, तो इसमें लव जिहाद है क्या? अब इसमें जो ये पेच है एमपी सरकार के कानून में कि 1 महीने पहले डीएम को सूचना देनी पड़ेगी, पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पीड़ित पक्ष कौन? लड़की के माता पिता। तो प्रेम विवाह के मामलों में, ज्यादातर मामलों में, अगर परिवार रजामंद नहीं होता है, चाहे एक धर्म हो, चाहे एक जाति हो, चाहे अंतर जाति हो, चाहे अंतर धार्मिक हो, कुछ भी हो, तो ज्यादातर मामलों में परिवार रजामंद नहीं होता है, वहां भी केस मुकदमे होते हैं। यहां तक कि बालिग लड़कियों को अधिकार है अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने का, शादी करने का, वहां भी केस मुकदमे होते हैं, किडनैपिंग के मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हाल के सालों में ये हुआ, थोड़ा अवेयरनेस हुआ, पुलिस भी ऐसे मामलों में उतनी सख्ती नहीं करती है और ये कहती है कि आपकी बेटी अगर एडल्ट है, उसने अपनी मर्जी से शादी की, वैसे मामलों में उतनी सख्ती जो 20 साल 30 साल पहले होती थी, पुलिस भी नहीं करती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये अवेयरनेस भी बढ़ा है और सोशल मीडिया का असर भी है कि पुलिस किसी दबंग या किसी लड़की का पक्ष अगर बहुत मजबूत स्थिति में है, उसके असर में आकर उस तरह से पुलिस नहीं कर सकती है जैसे पहले 10-20 साल 25 साल पहले करती थी। लेकिन इस केस में अगर कानूनी प्रावधान ही ऐसा बना दिया गया तो उसके दुरुपयोग की आशंका है। उस 1 महीने में पुलिस जांच करके या पीड़ित पक्ष की सुनवाई करके या पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस का रवैया अगर कहीं न कहीं इस तरह का होता है जो सरकार और बीजेपी का है कि इस तरह की शादियों को रोकना है, तो आप समझ सकते हैं पुलिस भी सरकार के एजेंडे से प्रभावित होकर किस दिशा में जांच कर सकती है। इसमें खतरे हैं। अब इसके विस्तार से जरा इसका मसौदा आएगा, फिर मैं बात करूंगा। लेकिन इस बीच हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, अनिल विज, गृह मंत्री, उन्होंने भी कह दिया है कि अधिकारियों के साथ बैठक की है और अन्य प्रदेशों में बने कानूनों का अध्ययन किया जाएगा, सीएम से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद हम भी इस तरह के कानून बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बीजेपी चुनाव जैसे ही अभी यूपी में नज़दीक आएगा तो लव जिहाद होने लगेगा। पिछले चुनाव के पहले भी यूपी में लव जिहाद का जिक्र बार बार आता था, फिर इस चुनाव में जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा तो लव जिहाद होने लगेगा। लव जिहाद को एक एजेंडे पर लाया जाएगा ताकि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का मुद्दा वहाँ भी हो। और अभी जो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी लक्ष्मी, उसमें चूंकि अक्षय कुमार का किरदार मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, इसलिए उसको भी लव जिहाद कहा गया और उसके खिलाफ बहुत मुहिम चली, बहुत ट्रेंड कराया गया तब, जबकि अक्षय कुमार कट्टर मोदी समर्थक हैं, मोदी भक्त हैं बल्कि, और सत्ता के एकदम चहेते हैं बावजूद इसके, क्योंकि उस फिल्म में वो आसिफ बने हैं, लड़की हिंदू है, लक्ष्मी। तो अब एमपी में ये है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इसके अलावा जो खबर है, यूपी से एक खबर है, लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, अभी आज के अखबारों में है, अमर उजाला और बाकी अखबारों में, एक बुलंदशहर में एक डेथ हुई है, एक लड़की की जो दुष्कर्म पीड़िता थी, उसका वीडियो कल वायरल था, उसका आखिरी बयान, जिसमें उसको घर में जलाकर मारने की कोशिश की गई
पेट्रोल जलाकर घर में घुसकर, जो दुष्कर्म के आरोपी थे उनके परिवार वालों ने घर में घुसकर पीड़िता को पेट्रोल डालकर आग लगाया। बाद में उसकी डेथ हो गई और डेथ से पहले उसने आखिरी बयान में अपनी बात भी कही है और उसके बाद अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। और ऐसे मामले लगातार यूपी में बलात्कार और लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतें या घटनाएं या दुष्कर्म या सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बीते महीनों में, सालों में लगातार आई हैं। कम से कम 10 वीडियो मैंने बनाए और ये अभी बुलंदशहर की खबर है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। और इस पूरे मामले में ऐसा लगता है कि पुलिस की लापरवाही, पुलिस का रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जैसे अमर उजाला ने ही खबर छापी है, दुष्कर्म पीड़िता किशोरी को घर में घुसकर जलाया, मौत, और उसी में एक बॉक्स है, केस वापस लेने का बना रहे थे दबाव। इसमें है कि पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट में याचिका दी थी पीड़िता के पिता ने और उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को एक आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और इसके बाद से आरोपी के परिजन केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे और ऐसा नहीं करने पर बेटी और अन्य परिजनों को हत्या की धमकी दी जा रही थी। इस संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ पुलिस की लापरवाही बड़ा मसला है। मैं बार बार कहता हूँ, बलात्कार पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। जब पड़ोसी, परिवार के सदस्य, परिजन, रिश्तेदार बलात्कार घर की चारदीवारी में करते हैं, लेकिन जब पुलिस का रवैया ऐसा हो कि पुलिस के पास शिकायत के बाद, पुलिस के पास अर्जी के बाद पुलिस इस तरह की लापरवाही करती है, जो बुलंदशहर में हुआ, ऐसे कई मामलों में बीते 3 महीने की ही बात करें तो कम से कम 15-20 ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस की लापरवाही थी। तो ये बड़ा सवाल उठता है, ये सवाल योगी सरकार पर। इस तरह की कुछ खबरें हैं। उसके अलावा दिल्ली में कोरोना के विस्तार के खतरे और विस्तार की चिंता है। लगातार कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। अब उसको लेकर केजरीवाल सरकार ने भी किया है कि शादी में 50 को ही न्योता, ज़रूरत पड़ी तो बाजार को फिर से लॉक कर सकते हैं। और ये दिल्ली में चूँकि चिंता है, अभी तक 200 लोग शादियों में अटेंड कर सकते थे, अब उसको कम किया जा रहा है। ऐसी छिटपुट कुछ खबरें। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अब ये सिलसिला जब शुरू करूँगा तो थोड़ी मेहनत और करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें पढ़कर आपको बता सकूं। फ़िलहाल मैंने भी अखबार आज कम ही पढ़ा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।